दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और कैसे हैं आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा और उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ठीक होंगे। तो आज हम पार्ट लेकर के आए हैं 28 नंबर, और इससे पहले हम 1 से 27 तक के पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है एनटीपीसी पिछला वर्ष पेपर, तो उस पर क्लिक करके आप सारे पार्ट्स देख सकते हैं। तो देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का हो अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उससे हमें कंप्लीट आइडिया लग जाता है क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और कैसे कैसे टॉपिक्स से पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। लेकिन दोस्तों, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहें। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखो, आज का पहला ही क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है 11% लाभ और 13% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर क्रमशः, इतना अंतर दिया है 204, वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो देखो, अगर कहीं पर लाभ हानि दे दिया जाए या हानि और लाभ दे दिया जाए, यानी कि अलग अलग दोनों दिए हों, तो हम दोनों को जोड़ लेते हैं। मतलब 11 लाभ है और 13 इसके हानि है, तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 3 1 4, ये आ जाएगा 24। तो 24 बराबर है 204 के। ये बात समझ में आ गई। 24 की वैल्यू 204, यानी कि दोनों को हमने जोड़ लिया। जोड़ते कब है, जब लाभ हानि दिया होता है। अब 24% की वैल्यू है ये, तो इसको आप काट लो तो ये आ जाएगा, मैं काटता हूँ इसको, 4 से काट लो, ये 6 से कटेगा, 6 से काट देते हैं, 6 चौक 24 और 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 2 बचेगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। अब देखो, 4 की वैल्यू है 34%। अब चाहो तो इसको और काट के सिंपल कर लो, 1% से फिर 100 निकालो, क्योंकि 100% चाहिए। तो मैं डायरेक्ट इसको 25 से गुणा करा देता हूँ, क्योंकि 25 चौक को 100 हो जाएगा। जब यहाँ 25 से गुणा तो यहाँ भी 25 से गुणा हो जाएगा। तो हमें मतलब किससे, ये हो गया 100% बराबर। अब 25 चौको 100, 10 बचेगा, और 25 3 75, 75 10 हो जाएगा 85। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये है 85, तो ये हो जाएगा 85। तो सही उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, 85, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला ही वाला। समझ गया आप? ऐसे आप कर लेना। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, कई बार होता है कि लाभ और लाभ दिया होता है, तो जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि 11 और 13 दोनों को हमने जोड़ा, लेकिन लाभ लाभ या हानि हानि हो तो दोनों का अंतर निकालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है Which of the following alloys doesn't contain in tin, यानी कि टिन में कौन सा एलॉयज नहीं पाया जाता है। तो ये ब्रास होता है, जो ब्रास ये नहीं पाया जाता है, कांसा। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखो, ये बेल मेटल, गन मेटल और ब्रॉन्ज, ये तीनों के तीनों इसमें पाए जाते हैं टिन में। ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, दिए गए विकल्पों में से कथन का सही कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो देखो, बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखे गए थे, ये तो बात सही है। देखो, यहाँ से आपको ये भी याद कर लेना है कि जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं जितने भी लिखे गए हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगली बार पूछ लिया जा सकता है कभी घुमा के, तो यहाँ से आप आंसर सही कर लेना। अगला है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में स्थित है, तो गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, ये बात सही है। अगला कह रहा है कि गुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था, यानी कि मोटिवेट किया था उनको, तो ये बात भी सही है। जबकि लास्ट देखो, चरक जो है गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, तो गौतम बुद्ध के चरक चिकित्सक नहीं थे, तो ये फिर किसके थे, तो ये यहाँ कर गौतम बुद्ध नहीं, ये कनिष्क के चिकित्सक थे, याद रखना। ठीक है, जो कनिष्क राजा हुए थे उनके चिकित्सक थे ये चरक। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी है। शाकनाशी कौन सा, D4D। शाकनाशी आप जानते होंगे, जैसे कीट मारने वाली जो दवा होती है वो उसकी बात करी जाती है शाकनाशी। तो D4D जो है ये कीटनाशक दवा है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है इसरो के संचार उपग्रह GSAT-29 में लगातार लगाए गए माफ कीजिएगा में लगाए गए उच्च रेजोल्यूशन कैमरे का नाम क्या है, जो हिंद महासागर में शत्रु जलपोतों गतिविधियों की निगरानी करने में सक्षम है। ये हालांकि अब आपके काम का नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, फिर भी आप देख लो, GOI था ये। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनकी उपस्थिति के क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि जब हम डिक्शनरी खोलेंगे तो सबसे पहले हमें कौन सा वर्ड मिलेगा, फिर कौन सा मिलेगा, इस क्रम में। ठीक है, लेटर के हिसाब से। तो देखो, आरी और आरी सब में आ रहा है, तो आरी हटा दो, इससे हमें तो कोई मतलब नहीं क्योंकि सब में सेम है। अब देखो टी आ रहा है, अब टी आ रहा है, एम आ रहा है और डब्ल्यू और ऐसे करके आ रहा है। तब आप देखो कि इसमें पहले क्या आता है, पहले टी आता है कि एम आता है या डब्ल्यू आता है या फिर
वी आता है। तो इनमें से आप कहेंगे, तो पहले आता है m। तो अब देखो m तीसरे नंबर पे जो m है, यहाँ पर भी तीसरे में m है। अब इनमें दो में कंपेयर करना है कि m के बाद देखो a आ रहा है, m के बाद o आ रहा है। तो पहले m के बाद a आता है, तो यहाँ पर कहेंगे ये हो जाएगा दूसरा। तो पहले आएगा दूसरा, फिर आएगा चौथा नंबर का। फिर इसके बाद देखो ये और ये तो पूरे हो चुके, इसके मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब इसके बाद देखो बचा हमारे पास ये 3 बच गए। तो 3 के बाद देखो यहाँ पर लिखा है t, तो t लिखा है क्योंकि टी के बाद ही तो डब्ल्यू और वी आते हैं, तो टी हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ 4 और ये यहाँ पर 3 और 5 बचे केवल, तो डब्ल्यू और वी। तो आप कहेंगे पहले आता है वी, वी के बाद आता है यू, वी डब्ल्यू, ऐसे ही तो पढ़ते हैं। तो यहाँ पर वी के बाद आता है डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा 5वां और इसके बाद आएगा तीसरा। तो देखो पूरे लेटर हमें मैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने स्टार्टिंग के 3 मैच के लिए वहीं से हमारा सीक्वेंस बन गया है। तो 24 153, तो देखो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा 24 153। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे मलेरिया के संचरण संबंधी शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रोनाल्ड रॉस थे। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जो मलेरिया की शोध करा था उनका टीका बनाने के लिए। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर पोलियो का टीका है उसकी खोज किसने करी थी, उसे किसने बनाया था पोलियो के टीके की? ठीक है, अगर आप में से किसी को पता है तो जरूर बताने की कोशिश करना। अगला, तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये देखो पूछा गया है कई बार, तमस ये मुझे याद है क्योंकि 1-2 सेट में और मिल चुका है। तो तमस उपन्यास के लेखक है भीष्म साहनी, याद रखना। एक बार और पूछा गया था, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही अमृत राय जैसे है, पूछा गया था। अगला, अब कह रहा है 2/3 और 3/4 और 5/6 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। तो देखो मैंने बताया था आपको कि जब कभी भिन्न में आ जाए संख्या तो ऊपर वालों का हम वो निकालते हैं जो पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर पूछा गया महत्तम समापवर्तक, तो जितने भी अंश हैं उनका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे और जितने भी हर हैं नीचे वाले उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम निकालेंगे। तो पहले मासा निकाल लो इसका। तो मासा जब हम निकालेंगे तो मासा का मतलब होता है कि इसमें से कॉमन क्या है, बड़ा सा बड़ा नंबर। तो इसमें से सारे अलग अलग हैं, तो जब सारे अलग अलग नंबर होते हैं तो हमेशा इनमें कॉमन 1 को ही मानते हैं, तो 1 हो जाएगा। और इसके बाद हमने बोला ऊपर वाले का मासा तो नीचे वाले का लासा। अब लासा में देखो कि ऐसा कौन सा नंबर हम लें कि जिसमें सारे के सारे आ जाएं छोटा से छोटा। तो देखो 3 लिखा है, 4 और 6 लिखा है। तो 6 के अंदर 3 तो आ जाता है लेकिन 4 नहीं आता, तो बड़े वाले नंबर का फिर दोगुना कर दो, आ जाएगा 12। अब देखो 12 से सारे काट रहे हैं, 3 चौको 12, 4 3 12 और 6 दूनी 12, यानी कि 12 आ जाएगा। तो बस 1/12 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है, मरुस्थल और उसकी स्थिति दे के रखा है, यानी कि कौन सा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है ये दे के रखा है। अब देखो सुमेलित नहीं है की बात करी जा रही है, यानी कि गलत तरीके से मैच है वो बताना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं बाकी की। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में है, और पैटागोनियम मरुस्थल अर्जेंटीना, सहारा मरुस्थल अफ्रीकी महाद्वीप में है, ये भी बात सही है। लेकिन पहला वाला जो है कालाहारी मरुस्थल दोस्तों, वो भारत में नहीं स्थित है, ये साउथ अफ्रीका की नामीबिया में है, याद रखना। तो साउथ अफ्रीका में है, ये भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिस्पर्धा फुटबॉल से संबंधित है, यानी कि कौन सी जो प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है वो किससे संबंधित है, फुटबॉल से। तो संतोष ट्रॉफी ये मिलती है फुटबॉल में, जैसे रोवर कप भी फुटबॉल में ही मिलता है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहे हैं 73 नंबर क्वेश्चन पे, किसी वस्तु को 15% और 12% की क्रमागत छूट देने पर भी 10% लाभ प्राप्त होता है। वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात हमें बताना है। तो देखो इसमें छूट की बात कर रहा है, तो छूट जब हमारे पास 2 प्रकार के छूटें होते हैं, जैसे 15% 12%, तो हम सबसे पहले छूट निकालते हैं। सबसे पहले दोनों को आप जोड़ दो, यहाँ पर 15 + 12 -15 गुणे में 12 और बटे में हो जाएगा 100। इससे हमें ये पता चलेगा कितने % की छूट है टोटल इन दोनों मिला के। तो 12 और 15 हो जाएगा यहाँ पर कितना, 27, माइनस का ये करेंगे तो 12 पंचे 60 आएगा, 60 है, और 12 एकम 12, 6 हो जाएगा 18। ठीक है, 180 बटे में 100, तो 0 0 काट दो, यहाँ 1.8 आ जाएगा, तो -1.8 करेंगे। अब इसको अगर आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 26 और इसको 25.2 बचेगा।
यानी कि टोटल छूट दी गई है 25.2 रुपए की। अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि हम कहते हैं क्रय मूल्य उसका यानी कि अंकित मूल्य रहा होगा 100 रुपए का। अब 100 रुपए का रहा होगा, उसने इतने रुपए की छूट दे दी। तो जब 25.2 रुपए की छूट दे दी है, तो अब देखो कितने रुपए की बेची होगी, 100 रुपए में इतना आप घटा दो तो ये आएगा 74.8 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? 74.8 रुपए हो जाएगा। तो मैं टोटल हटा के डायरेक्ट लिख देता हूँ 74.8। ये बात क्लियर है आपको? तो 74.8 लिख देता हूँ यहाँ पर, 74.8। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है 10% का लाभ होता है। देखो याद रखना, क्योंकि हमने 100 रुपए अंकित मूल्य माना था अपने आप से, 10% का लाभ होता है। तो 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, ऊपर ले जाएंगे क्योंकि लाभ हो रहा है, तो 10 और 1 हो जाएगा 11। तो यहाँ पर लिखता हूँ 11/10, मतलब 10 रुपए हमारा अंकित मूल्य था और बेच दिया हमने कितने, क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, ये हो गया। यहाँ पर अंकित मूल्य है, माफ कीजिएगा, अंकित मूल्य है नीचे वाला और ऊपर वाला हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से देखो जरा सा, ये जो आया है हमारे पास, ये हमने इतने रुपए का क्या किया है, बेचा है, तो हमें लाभ भी तो हो रहा है। तो इसका मतलब इतने रुपए की खरीदा था और 10 की खरीदी, 11 की बेच दिया। हम अपने हिसाब से बेच रहे हैं 11 रुपए की, और यहाँ से तो 11 बराबर हो जाएगा, 11 की वैल्यू हो जाएगी 74.8। इसको काट दो आप, तो 11 छका 66 हो जाएगा, पॉइंट 11 अठे 88। एक की वैल्यू 68 है। तो आप बताओ 10 की वैल्यू क्या होगी, तो 10 से आप इधर गुणा करा दो, तो 10 की वैल्यू हो जाएगी 68। यानी कि आप देखो 100 रुपए हमारा अंकित मूल्य था और ये 68 रुपए जो है क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य 68 रुपए का है। तो अंकित मूल्य हमने 100 डाल के रखा था, लेकिन खरीदा कितने का था, 68 का। वही तो पूछ रहा है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर बताना है। तो अंकित मूल्य हो जाएगा, यहाँ पर मैं सारा हटा दूं, अगर आप कहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है आपको। और इन्हीं दोनों का हमें अनुपात बताना है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का। तो अंकित मूल्य 100 रुपए, क्रय मूल्य 68 रुपए। इसको आप काट दो, 4 से काट दो, 4 25 हम 100 हो जाएगा, और ये 4 एक कम 4, 2 4 सत्ते 28, यानी कि 25:17 हो जाएगा। देखो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 25:17। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और इस पे कहा जा रहा है क्वेश्चन पे, ये उस अचरांकीय पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। देखो कुल मिला के कहना चाहता है कि यहाँ पर जो है वो क्या आएगा, तो हम यहाँ से अगर इनका कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं, इनका रिलेशन, तो हम आगे वाला आसानी से कर लेंगे। तो ई के बाद एच आ गया है, एफ जी यानी कि 2 का गैप है, एच के बाद देखो आई जे, फिर 2 का गैप है, के आ गया है, के बाद एल एम, 2 का गैप, यानी कि 2 का गैप हो रहा है। तो वैसे क्यू के बाद देखो क्या आएगा, आर एस का गैप कर दो तो टी आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में टी देखो कहाँ पर है, तो देखो हमारे पास केवल 2 ऑप्शन अब बचे, कौन कौन से, दूसरा और तीसरा। अब देखो सेकंड वाले में, सेकंड वाला अगर हम भाई देखो यहाँ 4 है, यहाँ 6 है ऑप्शन में, तो हमें तो जल्दी से करना है ना, बहुत कम टाइम पे, तो स्मार्ट तरीका अपनाएंगे। तो यहाँ पर सेकंड वाला पता चल जाएगा, टिक कर देंगे। सेकंड में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो भी दे के रखा है देखो 972 से 324 हो गया है, और 324 से 108, यानी कि 3 का भाग दे दिया हमने। जैसे देखो यहाँ 108 से 36 है, तो 108 36 से भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। ठीक वैसे ही 36 12, तो यहाँ देखो 36 जो लिखा हुआ है, 36 में 12 से भाग दे दो, तो ऐसे करके कितना आ जाएगा, तो ये यहाँ भी देखो 3 आ जाएगा। समझ गए आप? तो अब इसका मतलब हम 3 का भाग दे रहे हैं, तो ये तो फिक्स था कि टी आएगा। अब 12 में अगर 3 का भाग देंगे यहाँ पर, तो 3 चौको 12 होता है, 4 आएगा, यानी कि स्टार्टिंग में टी आ रहा था और यहाँ पर 4 आ जाएगा। बस हमें यहाँ से यूनिक मिल गया, तो T4 मिल गया, क्योंकि किसी में T4 नहीं दिया, केवल इसी में है। तो बस यहीं से आगे बढ़ जाओ, ज़्यादा आप दिमाग आगे नहीं लगाना है। अगर आप ज़बरदस्ती लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी आप कर सकते हो। डी को ई कैसे लिखा गया, एक साथ लिख दिया, डी ई, और ई के बाद देखो यहाँ पर जी लिखा गया है, तो इसके मतलब गैप कितने का हो गया, एफ, 1 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर ऐसे करके गैप होगा, ये आप कर लेना। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहानी का पाठक के साथ वही संबंध है जो डैश का श्रोता से है। तो जैसे देखो कहानी को हम पढ़ते हैं फिर समझते हैं, गीत को हम सुनते हैं और फिर उसको समझते हैं, ये तो है वहाँ पर। तो कहानी गीत हो जाएगा, और कहानी पाठक हो जाएगा और गीत हो जाएगा श्रोता से।
अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो कई बार आपने देखा होगा कि वहां पर हर बार आ रहा है सही नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हम क्या करते हैं एग्जाम में प्रेशर रहता है और इस वजह से जल्दबाजी में हम पढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है और देख लेते हैं कि यहाँ पर जिसमें निगाह पड़ गई, क्योंकि एक ही गलत होगा बाकी सारे सही होते हैं, तो हम सही वाले पे टिक कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये गलती नहीं करना है, सही नहीं है, पूरा ध्यान से पढ़ना है। अब देखो पहले सही कौन कौन से वो देख लेते हैं। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, ये बात तो जानते होंगे आप, जो असम है वो चाय के लिए फेमस है। अगला है केरल भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है, केरला, ये भी जानते हैं आप, नारियल केला। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, ये बात भी सही है, आम उत्पादक भी होता है। अगला है पंजाब भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है, तो सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य पंजाब नहीं है, ये है हमारा ही उत्तर प्रदेश, समझ सकते हो आप। तो उत्तर प्रदेश जो है ये इसमें सबसे ज़्यादा है। ठीक है, समझ गए आप। सबसे बड़ा का मतलब आप समझ रहे हो, सबसे बड़ा मतलब एरिया के हिसाब से बोला जा रहा है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो कथन निष्कर्ष जो होता है ये तो इसका फेवरेट ही होता है रेलवे का, कोई भी हो चाहे एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन कुछ भी हो, सब में पूछ ही लिया जाता है। कथन पे आते हैं, करेक्ट, कोई भी तारा हाथी नहीं है। ठीक है, मान लेते हूँ, तो जब कोई भी वर्ड आता है तो मैं दो सर्कल बनाता हूँ, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ठीक है, कोई भी, तो कोई भी कौन, तारा, तो तारा लिख दो एक में, दूसरे में लिख दो हाथी। जब नहीं वर्ड आता है और कोई भी आता है तो दोनों अलग अलग हम सर्कल बनाते हैं। ठीक है, तारा अलग हाथी अलग। अब करें एक्स एक तारा है, तो आप ये बताओ कि कोई भी तारा जो है वो हाथी नहीं है, मान लिया थोड़ी देर के लिए, लेकिन तारा कौन है, एक्स है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक्स इसके आस ही पास तो कहीं पर आएगा, ये वाला एक्स को मान लो मैं ऐसे बना देता हूँ, ये एक्स इसी के अंदर तो आएगा कहीं कहीं पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बना देता हूँ मैं इसको, एक्स एक तारा है, तो एक्स को मैं इसके अंदर लिख देता हूँ थोड़ा सा ऐसे करके। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स। अब कह रहा है एक तारा है, निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, एक्स हाथी नहीं है। तो ये बात तो देखो फिक्स हो गया कि जो एक्स है वो हाथी नहीं है, क्यों, क्योंकि वो तो तारा है ना, और जब तारा हो जाएगा तो कोई भी तारा हाथी नहीं है, तो ये बात पहली वाली बिल्कुल सही हो जाएगी। दूसरा कह रहा है एक्स शायद हाथी हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हाथी अलग है तारा अलग है, पहले में बोल दिया ना कि कोई भी तारा हाथी नहीं हो सकता है, तो केवल पहला सही हो जाएगा, तो केवल फर्स्ट पालन करता है ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन में आते हैं, ये भी देखो क्वेश्चन रीजनिंग का है और इस पे कहा जा रहा है यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में, ये पिंटरेस्ट को ऐसे लिखते हैं और इसके बाद ये दिया है, तो उसी कूट भाषा में वाइबर को हम कैसे लिखेंगे ये बताना है। तो देखो ABCD मैंने लिख दिया इसको अच्छे से समझने के लिए। अब देखो P को L लिखा है हमने, तो P कहाँ है, ये है, और L यहाँ है, तो तीन पीछे हो रहा है, देखो एक दो तीन, तीन पीछे करके L आ गया। ठीक वैसे I को हमने E लिखा, तो I कहाँ पर है, ये है, इससे तीन पीछे यानी कि H G और F चलेंगे तो ये E मिल जाएगा, समझ गए आप। लास्ट भी एक बार चेक कर लो, T P आ गया है, तो T ये है, इससे तीन पीछे चलेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, P आ जाएगा, समझ गए होंगे आप। अब देखो कैसे इसको करेंगे, तो ठीक वैसे ही वर्ड लिखा था, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, कौन सा वर्ड लिखा हुआ था, वाइबर लिखा हुआ था। और जो वी है, अब वी देखो, वी के तीन पीछे चलेंगे तो क्या आएगा, आर, तो पहले आ जाएगा आर। आई लिखा है और आई के तीन पीछे चलेंगे तो आ जाएगा ई, ये हो जाएगा ई। बी ठीक है, देखो यहाँ लिखा है बी, बी के तीन पीछे चलेंगे यानी कि आ जाएगा एक्स, ऐसे घूम के आएंगे ना यहाँ से ऐसे। अब इसके बाद देखो यहाँ पर आगे लिखा है ई, तो ई के तीन पीछे चलेंगे तो आ जाएगा ए। ठीक वैसे ही यहाँ पर लास्ट देखो आर लिखा हुआ है, आर के तीन पीछे कौन आएगा, क्यू पी ओ छोड़ दो एन आ जाएगा, तो आ जाएगा एन, यानी कि REXAN। तो रिनेक्स कहाँ लिखा है, री एक्शन, तो REXAN ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इसमें कहा जा रहा है यदि एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्षेत्रफल हमें बताना है, तो वर्ग का परिमाप हमें पता है, जैसे मान लो कि एक वर्ग है यहाँ पर ऐसे देख रखा है, अब इसमें से परिमाप दिया है 20, तो हमें पता है कि सारी भुजाएं बराबर होती हैं, अगर ये x होगा तो ये भी x और ये भी ठीक वैसे ही x ही है, सारी बराबर होती है, यानी कि जो भी परिमाप होता है वो चार बराबर भागों में बांट दिया जाता है। तो जैसे देखो 20 को हम चार भागों में बांट देंगे, 4 पंचे 20, इसका मतलब हो जाएगा कि 5 ये है, 5 ये, और इधर भी 5 ये वाला और 5 यहाँ भी।
अब क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल हमें पता है कि भुजा गुणे में भुजा कर देते हैं। तो भुजा एक 5 है तो सारी भुजाएँ 5 हो जाएँगी। तो क्षेत्रफल का मतलब 5 गुणे में 5 कर दो आप। तो 5 गुणे 5 बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा वाला 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कहा जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएँ से 17वें अक्षर के दाईं ओर छठवां अक्षर कौन-सा है? तो देखो जब कभी ऐसा पूछा जाए बाईं ओर और इसके बाद फिर बाईं ओर दाईं ओर और बाईं ओर कहा जा रहा है, तो देखो यहाँ पर बायां दिया है और दायां दिया है। तो जब बायां दायां दे के रखा है तो दोनों को जोड़ लो, 17 प्लस का 6 हो जाएगा। तो 17 6 कितना होता है, 23 होता है। और 23 नंबर पे हमारे पास क्या आता है, ये आता है डब्ल्यू। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये आता है डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा सही ऑप्शन है। अब देखो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर क्रम आपको याद नहीं हो रहा तो आप एक वर्ड रखना, इजोटी। इजोटी। अब ई आता है 5 पर और ये ठीक 10 15 और ये आता है 20 25 नंबर पे। तो इनसे आपको आसानी से मिल जाएगा यहाँ पर कौन सा किस नंबर पे आएगा। ठीक है, तो 20 देखो यहाँ पर टी आ गया है। टी के बाद देखो 21 22 और 23। तो यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू 23 पे आ रहा है तो बस यही 23 ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और इस पे कहा जा रहा है 4 युग्म शब्द युग्म दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं जबकि एक असंगत है। यानी कि इन 4 पेयर जो बनाए गए हैं इनमें से एक थोड़ा-सा गलत है, मतलब अलग तरीके से उसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो उसी को बताना है अलग कौन-सा है। जैसे दिखाना का उल्टा छुपाना, वैसे ही देखो गति स्थिरता, गति चलना और स्थिरता रुक जाना। जीना का उल्टा मरना, वैसे उड़ना का उल्टा तैरना नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन करिए। तो सही कथन कौन सा है, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये बात बिल्कुल सही है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है। देखो अयस्क कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन किसका अयस्क है, जैसे यहाँ पर पूछ लिया है थोरियम का। जो थोरियम अयस्क होता है वो मोनाजाइट का अयस्क होता है। ऑप्शन दूसरा राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। इसको पर ए के बाद सी आता है, तो ए के बाद सी आया है यानी कि बी का गैप हो गया। वैसे सी के बाद जी आया है तो कितने गैप हुआ होगा, ये गैप है सी के बाद डी ई और एफ, यानी कि तीन का गैप, पहले एक का गैप था फिर 3 का गैप हो गया। अब आगे देखो यहाँ पर कितने गैप होना चाहिए, तो ये 1 का गैप हो जाएगा, ये 3 का गैप हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 5 का गैप। तो जी के बाद देखो, जी के बाद क्या आता है HIJKL और अब आगे आएगा M, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टार्टिंग में M। तो देखो M किस में लिखा है, तो केवल एक ही ऑप्शन है पहला जिसमें M लिखा हुआ है, बाकी किसी में नहीं लिखा हुआ है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा हमारा पहला वाला M और N, क्योंकि यूनिक है इस वजह से हमें N को मैच करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। अगला क्वेश्चन है एक विशिष्ट कोड भाषा में स्टार को ये 3 7 8 2 लिखा जाता है और प्लेन को उसी भाषा में ये लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में सेल को हम कैसे लिखेंगे, तो देखो बस यहाँ से इन्हीं को देखकर कोडिंग कर दो। जैसे देखो सेल लिखा है SAL और E, तो S यहाँ पर कहाँ है, ये है S को लिखा गया है 3 यानी कि पहला पहला हो जाएगा, तो ये 3। अब A कहाँ है, A है तीसरे नंबर पे, इसको लिखा गया है तीसरे नंबर पे 8। L कहाँ पर है, यहाँ देखो L है दूसरे में यानी कि इसको लिखा गया है 1। ई यहाँ पर देखो लास्ट यानी कि 4 नंबर, तो ये हो जाएगा 38 14। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर हो जाएगा 38 14। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है। इसमें है कि PQRST तथा U उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति पर बैठे हैं, तो ऐसे ही हम इनको बना लेते हैं। तो जैसे मान लो कि एक पंक्ति है, यहाँ पर कितने लोग हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो आप एक अलग से ऐसे करते जाओ जैसे बोला जा रहा है। तो देखो P जो है S के बाईं ओर है, तो मान लेता हूं मैं कि S है और बाईं ओर P है, कौन से दूसरे स्थान पे, तो एक स्थान ये हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा P। ठीक है, ये खाली स्थान है, मैं इसको चाहो तो और सही कर देता हूँ, ये खाली स्थान है, ये है P, दूसरे स्थान पे बाईं ओर है। और आगे देखो U के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है कौन, P बैठा है, तो U के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो ये और ये गैप हो जाएगा और यहाँ पर U हो जाएगा, U के दाहिनी तरफ है। अब कह रहा है
आर तथा क्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, क्यू एस का पड़ोसी नहीं है, मान लिया। अब यहाँ पर Q जब S का पड़ोसी नहीं है तो इसका मतलब जो Q यहाँ तो नहीं आने वाला है। अब Q जब यहाँ नहीं आएगा तो R और Q के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखो मान लेता हूँ कि यहाँ पर आ जाएगा R, क्योंकि पड़ोसी तो है नहीं, और Q यहाँ पर आ जाएगा। क्यों? Q यहाँ पर। अब इसके बीच में केवल 2 लोग बैठे हुए हैं। अब आगे देखो यहाँ पर बचा हुआ कौन? P है, तो पूछा जा रहा है, और यहाँ पर एक T बचा तो आप T लिख दो। अब क्वेश्चन है कि P के बाईं ओर ठीक बगल में, तो P ये है, इसके बाईं ओर I है, तो कौन T बैठा हुआ है, तो ये T हो जाएगा। तो बाईं ओर T बगल में यही बैठा है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, बैरा का रेस्तरां से वही संबंध है जो कामगार का डैश से है। तो बैरा रेस्तरां में काम करता है, तो वैसे ही कामगार जो है वो कारखाने में काम करता है। 4 अक्षर समूह वाले दिए गए इनमें से 3 किसी भी प्रकार से संगत है, जबकि एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन करना है, यानी कि जो अलग है उनको बताना है। तो थोड़ा सा मैं जूम करके आपको बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर ई के बाद एच आ गया है, तो यानी कि एफ और जी 2 का गैप है, तभी तो एच आया होगा। अब देखो यहाँ पर जी के बाद आई आ गया है, तो जी के बाद एच आई 1 का गैप है। बी के बाद सी का गैप सी का गैप है, यानी कि 1 का। वैसे पी के बाद क्यू यानी कि 1 का। सब में 1-1 का गैप है, जबकि पहले वाले में जो गैप है वो हो जाएगा 2 का गैप। तो इस वजह से सही उत्तर हमारा हो जाएगा पहला ही, क्योंकि असंगत हमें ढूंढना था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला EHK। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इसके अगले वाले पार्ट में हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो कैसी लगी आज की वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर चैनल से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, छोटे से चैनल को, ताकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम नई नई वीडियोस लाने के लिए आपके लिए मोटिवेट हो जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमने बहुत सारे पार्ट्स करवाए हैं, NTPC तो करवा ही रहे हैं, वही ग्रुप डी और ALP टेक्नीशियन के भी हम करवा रहे हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो सभी की प्लेलिस्ट हमने अलग अलग बना दिया है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से आप देख लीजिए, सारी अलग अलग मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप मैथ्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो भी हमने बहुत सारे चैप्टर्स करवा दिए हैं मैथ के, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। तो जो भी आपका चैप्टर कमज़ोर है आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि हमने एकदम बेसिक से उठाया और हाई लेवल तक के क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर आप एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं तो आप दोबारा उस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है एक बार आप ज़रूर विजिट करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।